आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेजेस ऑफ मोटर लर्निंग। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मोटर लर्निंग है क्या, और उसमें हमने देखा कि कोई भी स्किल है उसको सीखना, उसकी एक्विजिशन प्लस रिटेंशन। ठीक है, ये दो वर्ड्स आपने कभी नहीं भूलने कि कोई भी स्किल है तो एक उसमें एक्विजिशन है प्लस उसमें रिटेंशन है। एक्विजिशन का मतलब है एक्वायर्ड करना, और रिटेंशन का मतलब है उसको रिटेन करना, सेव कर लेना, फ्यूचर के लिए जब भी जरूरत पड़ी उसको इस्तेमाल करना। फिर हमने मोटर टास्क देखे कि कौन किस टाइप के होते हैं मोटर टास्क। मोटर टास्क टास्क को हमने देखा कि किस तरह हम उसको चेंज करके पेशेंट के लिए चैलेंजिंग जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, उसमें हमने इंटर ट्रायल वेरिएबिलिटी ऐड की, एनवायरनमेंट को ऐड किया, क्लोज एंड ओपन एनवायरनमेंट था। ठीक है, तो तीन चार फैक्टर थे वो हमने ऐड किए। आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ मोटर लर्निंग। ठीक है जी, कोई भी टास्क है, कोई भी मोटर टास्क है, कोई भी साइको सोशल स्किल है, वो हम कैसे सीखते हैं, उसकी कौन कौन सी स्टेजेस हैं। अच्छा ये देखें, ये बड़ी अच्छी जो है वो कोटेशन आपकी स्क्रीन पे है। कौन पढ़ेगा इसको? एक स्टूडेंट, अकरम आप पढ़ो। इकराम है, क्या नाम है आपका? अकरम, सॉरी सीआर। यस सर। आवाज आ रही है? हाँ जी मैम। आपका पूरा यस सर, आ नाम रही क्या है। है? सर मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम, ओके। मोहम्मद अकरम, ये जो कोटेशन है इसे पढ़े जरा आप। Every expert was once beginner. हाँ जी, The expert in anything was once a beginner. यानी कि कोई भी एक्सपर्ट होता है वो पहले बिगनर होता है, या यूं समझ लें कोई भी स्किलफुल पर्सन जो है वो, उसे स्किल उस वक्त ही आती है जब वो उसको बहुत पहले स्टार्ट करता है। ठीक है, तो आज के जो एक्सपर्ट हैं वो कल के बिगनर थे। ठीक है, और आज के जो बिगनर होंगे वो कल के एक्सपर्ट होंगे। यानी कि आप लोग आजकल जो है ना अपना कैरियर बिगिन कर रहे हो, कल को आप एक एक्सपर्ट थेरेपिस्ट होंगे। ठीक है, हमें पीछे छोड़ जाओगे। सही है? इंशाल्लाह। हमारी नेक तमन्नाएं आप लोगों के लिए है कि आप हमसे बेहतर फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो बने और कम्युनिटी में एक पॉजिटिव रोल प्ले करें। अच्छा ये देखें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पिरामिड आपको नजर आ रही है इसमें। अच्छा, एक दो चीजें होती हैं, एक होता है एटीट्यूड और एक होता है बिहेवियर। इसमें कोई डिफरेंशिएट कर सकता है कि एटीट्यूड और बिहेवियर में क्या डिफरेंस होता है? कोई भी? बिहेवियर एक ऐसी चीज है जो आप एक या दो मर्तबा जो है वो उसको एक्सप्लोर करते हो या उसको कहीं पे शो करते हो बिहेवियर को। ठीक है, और एटीट्यूड है लॉन्ग टर्म के लिए। बिहेवियर जब आप लंबे अरसे के लिए उसकी प्रैक्टिस करते हो तो वो एटीट्यूड बन जाता है। ठीक है, अब देखें कि अगर आपको एक दिन के लिए कहा जाए 2 बजे क्लास लेनी है, वो बिहेवियर है। और अगर आप रोज जो है वो एक शेड्यूल के मुताबिक इसको ले रहे हो, ये आपका एटीट्यूड है। ठीक है, तो शुरू कहाँ से होता है? ये नॉलेज जो है वो कॉग्निशन से स्टार्ट होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है? एटीट्यूड पे जाके। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कि कोई भी नॉलेज है तो उसके लिए हमें इन जो है वो सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले देखें क्या है कि पहले हमें बेसिक फैक्ट्स का पता चलता है, यानी कि कोई चीज़ है हम स्टोरी टाइप में आपको बता देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको ग्रेड 3 मोबिलाइजेशन सिखानी है तो मैं उसको बता दूंगा इसकी बैकग्राउंड क्या है, कैसे करना है, ये वो, मतलब जस्ट एक क्लास के अंदर। फिर मैं आपको एक लैब के अंदर ले जाता हूँ और आपसे कहता हूँ नो नोज हाउ। फिर मैं करके बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अप्लाइड नॉलेज। फिर मैं आप लोगों को कहता हूँ अब आप लोग करो। ठीक है, हैंड्स ऑन। और आप लोग फिर करते हो शोज हाउ। एट द एंड जो है वो फिर आप खुद मास्टर हो जाते हो माशाल्लाह। खुद ही करना शुरू कर देते हो, हर जगह परफॉर्म कर सकते हो, पेशेंट पे अप्लाइड कर सकते हो, जहाँ भी उसकी जरूरत पड़े वहाँ पे आप यूज कर। तो ये सीढ़ियाँ चढ़ के हम कोई भी स्किल जो है वो अडॉप्ट करते हैं।
अब ये देखें, ये बेसिक डोमेन है किसी भी स्किल को सीखने के लिए। पहले उसका नॉलेज होना, कॉग्निशन मतलब एक जस्ट उसकी अंडरस्टैंडिंग, फिर उसकी साइकोमोटर स्किल। साइकोमोटर का मतलब ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो उसको परफॉर्म करवाया जाए। और अफेक्टिव का मतलब ये है कि अब वो स्किल इफेक्टिव हो गई है, एटीट्यूड में आ गई है, आप लंबे अरसे के लिए उसको परफॉर्म कर सकते हो। ये बलून्स था, इसने इसको इस तरह से जो है वो एक्सप्लेन किया। ठीक है, बलून्स टैक्सोनॉमी भी से कहते हैं। वो कहते हैं सबसे पहले नॉलेज होगा, फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर उस नॉलेज की एप्लीकेशन होगी, फिर उस नॉलेज को एनालाइज करके उसकी मजीद एप्लीकेशंस देखी जाएंगी। ठीक है, फिर आप अपने तौर पे उस नॉलेज को सिंथेसाइज कर सकते हो, उसको एवेल्युएट कर सकते हो। समझ आ गई? तो ये भी मिलती जुलती है पिछली चीज़ों से। ठीक है, इसमें देखें ये नॉलेज की डोमेन्स है। ठीक है, ये मिलर्स की पैरामिड है। ये सारी आपस में मिलती जुलती हैं। और ये अगर आप देखें कि ये सबसे पहले स्लाइड है, ये भी इन सब से मिलती है कि हर कोई जो है वो बिगनर है, और फिर वो जो है वो अफेक्टिव की तरफ जाता है, नॉलेज जो है वो वैल्यूएशन की तरफ जाता है। तो आज हमने इसी को डिस्कस करना है, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ मोटर लर्निंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेसिकली देयर आर थ्री स्टेजेस ऑफ मोटर लर्निंग। नंबर वन इज द कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब ये है कि आपने उसको अपनी कॉग्निशन में लेके आना है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग। कोई भी चीज उसकी पहले अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे। ठीक है, और जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एसोसिएटिव स्टेज। और जब वो ऑटोमेटिकली आप परफॉर्म करने लग जाओ, जिसमें आपकी ये जो है वो कॉग्निशन सबसे कम यूज हो, और आप जो है वो चलते फिरते उसको यूज कर रहे हैं उस स्किल को, उसको ऑटोनोमस या ऑटोमेटिक स्किल कहते हैं। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल दी ग्रेड वन मोबिलाइजेशन की। तो इसमें आप देखें ये तीनों स्टेजेस फिट होती जा रही हैं कि सबसे पहले आपको पढ़ाया गया कि व्हाट इज ग्रेड वन मोबिलाइजेशन, फिर उसकी आपको प्रैक्टिस करवाई गई लैब्स के अंदर, फिर उसके बाद आप जो है वो खुद से परफॉर्म कर रहे हो, उसमें कोई गलती नहीं है। तो कोग्निशन में आपकी क्यूरीज ज़्यादा होगी, आप पूछ सकते हो सर ये इसकी बैकग्राउंड क्या है, सर इसे कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। एसोसिएटिव में जब आप करते हो तो आपको एक फीडबैक मिलता है उसी वक्त। अगर आप गलत हैंड प्लेसमेंट है तो आपको टीचर बताता है कि बेटा इस तरह से नहीं करना, हैंड प्लेस अपनी करेक्ट करो। ऑटोमेटिक में क्या होता है, आपको बहुत कम एरर्स का सामना करना पड़ता है, और आप जो है वो परफेक्टली उस टास्क को परफॉर्म करते हो। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग इज मोटर लर्निंग इज कॉग्निटिव स्टेज, और इसमें जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग है। आप लेक्चर हॉल के अंदर बैठे हैं, एक जो टीचर है वो आपको जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, कोई मोटर एप्लीकेशन नहीं है, कोई परफॉर्म नहीं कर रहा, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग मिल रही है। ठीक है, तो बच्चे जो है वो कौन सी स्टेज में होते हैं? कॉग्निटिव स्टेज में। आस्ता आस्ता वो उनकी स्किल इंप्रूव होती है, साइकोमोटर डोमेन में आते हैं, एसोसिएटिव स्केल में आते हैं, फिर जब एडल्ट फॉर्म में आते हैं तो वो उनकी ऑटोमेटिक हो जाती है। मोस्ट ऑफ द स्किल वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो जिंदगी है वो स्टार्ट होती है कॉग्निटिव स्टेज। अब हम इसको जरा देखते हैं कॉग्निटिव स्टेज के और क्या क्या जो है वो पहलू हैं। नंबर वन, व्हेन लर्निंग अ स्किल मूवमेंट पेशेंट फर्स्ट। अच्छा, इसको अब हम पेशेंट्स में जो है वो देखते हैं, पेशेंट सिनेरियोज में। क्या आपने कोई भी पेशेंट को एक्सरसाइज बतानी है तो क्या होता है जी? पेशेंट पहली मरतबा आपके पास आया है, तो अब आप जो है वो उसको कोई एक्सरसाइज बता रहे हो, तो आप देखो वो कैसे ये स्टेप बाय स्टेप चलता है पहली स्टेज में। When learning a skilled movement, a patient first must figure out what to do। ठीक है, यानी आप सबसे पहले उसको एक फिगर आउट करते हो कि आपने करना है क्या है। दैट इज, फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट मस्ट लर्न द गोल एंड द पर्पस एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सरसाइज आर फंक्शनल टास्क। तो आप उस एक्सरसाइज का गोल बताते हो, इस एक्सरसाइज करने के बाद ये इसका गोल होगा और ये इसका पर्पस होगा, और इसके लिए ये जो रिक्वायरमेंट्स है, ये आपका पोस्चर होगा, ये आपकी पोजीशन होगी, आर्म को आप इतना उठाओगे, इतनी फोर्स लगाओगे, इतनी स्पीड लगाओगे। तो ये सारी चीजें आप उसको एक्सप्लेन कर देते हो। देन द पेशेंट मस्ट लर्न हाउ टू डू। फिर आप पेशेंट को कहते हो अच्छा आप मुझे करके बताओ इसको। तो ये एक मोटर टास्क होता है जो वो सेफली और करेक्टली जो है वो परफॉर्म करता है।
At this stage, the patient need to think about each component or sequencing of the skill movement. तो आपने ज़रूर अपने पेशेंट को कैसे एक्सप्लेन किया होगा कि ये अच्छा हम इस एक्सरसाइज के 4 पार्ट बना लेते हैं कंपोनेंट, तो आप स्टेप बाय स्टेप चलना। तो उन स्टेप्स को वो पेशेंट फिर जो है वो आपके सामने परफॉर्म करता है, ठीक है। द पेशेंट ऑफन फोकसेस ऑन हाउ इज आर हर बॉडी इज अलाइन, ठीक है। वो आपसे बार बार पूछता है क्या मेरा ये पोस्चर ठीक है, क्या मेरी ये पोजीशन ठीक है, बाजू को इस तरह करना है, नेक को ऐसे करना है। तो वो आपसे फीडबैक लेता है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, और इसमें उसको ज़्यादा करेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि पहली स्टेज पे इफेक्ट होते हैं। अगर पेशेंट की अटेंशन, आपके पास दो तरह के पेशेंट हैं, एक की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और एक की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं है, कॉग्निटिव प्रॉब्लम है। तो जिस पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी वो उस टास्क को जल्दी समझ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉग्निशन का रोल है। अगर एक की कॉग्निशन अच्छी है तो वो उसको अच्छा से परफॉर्म करेगा, और अगर एक पेशेंट की कॉग्निशन अच्छी नहीं है तो उसको थोड़ी सी और ज़्यादा कंसंट्रेशन करनी पड़ेगी। आगे देखें जी, डिस्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी काम कर रहा हो, फॉर एग्जांपल आप एक मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और बार बार आपको कही जा रहा है, फॉर एग्जांपल हम मोहम्मद अकरम की एग्जांपल लेते हैं, अकरम तुम चाय पियोगे, खाना खाओगे, वो बेचारा क्वेश्चन सॉल्व करने लगता है, ठीक है। तो बार बार उसको डिस्ट्रैक्शन मिलती है, तो वो सही से कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा, उस टास्क पे फोकस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन कम हो इस स्टेज में तो पेशेंट अच्छा परफॉर्म करेगा। Errors in performance are common, but with practice that includes error correction. तो इस स्टेज में एरर्स आपको ज़्यादा मिलेंगी। फ्रीक्वेंट फीडबैक आपको देना होगा, पेशेंट को थोड़ी थोड़ी देर बाद फीडबैक मिलता है कि नहीं इस तरह से नहीं, इस तरह से, ठीक है। और पेशेंट जो है वो सेल्फ एवेल्युएशन करता है, इसमें खुद से भी फिर माहिर होना शुरू हो जाता है कि ये मैं क्या सही से परफॉर्म कर रहा हूँ या, ठीक है जी। तो ये थी कॉग्निटिव स्टेज, पहली स्टेज है मोटर लर्निंग की, और इसमें हमने जस्ट दो चीजें देखी कि किसी भी टास्क को समझना कि उसको कैसे करना है, और व्हाट टू डू, क्या करना है, एंड हाउ टू डू, और कैसे करना है, ठीक है जी। अच्छा, Okay, नेक्स्ट sir. क्या है, एसोसिएटिव स्टेज है। उस एसोसिएटिव स्टेज में जो है वो इनफ्रीक्वेंट एरर्स है, उसमें फ्रीक्वेंट एरर थे, उसमें क्या है, इनफ्रीक्वेंट एरर। फाइन ट्यूनिंग, ठीक है, इसमें आप फाइन ट्यूनिंग करते हो, कहीं पे आपको प्रॉब्लम मिलती है पेशेंट को बताते हो इस तरह से इसको, लेकिन बहुत कम, ठीक है। पहली स्टेज में ज्यादा फाइन ट्यूनिंग है, इसमें कम फाइन ट्यूनिंग है, ठीक है। लर्निंग फोकसेस ऑन प्रोड्यूसिंग द मोस्ट कंसिस्टेंट एंड द एफिशिएंट मूवमेंट, ठीक है जी। मोस्ट कंसिस्टेंट हो जाती है मूवमेंट और एफिशिएंट हो जाती है। द टाइमिंग ऑफ द मूवमेंट एंड द डिस्टेंस मूव आल्सो मे बी रिफाइंड, और इसमें आप इंटर ट्रायल वेरिएबिलिटी ऐड कर सकते हो, पेशेंट को चैलेंज भी दे सकते हो, ठीक है। द पेशेंट आल्सो यूजेस प्रॉब्लम सॉल्विंग टू सेल्फ करेक्ट एरर्स व्हेन दे डू अकर। एट दिस स्टेज पेशेंट रिक्वायर्स इनफ्रीक्वेंट फीडबैक फ्रॉम द थेरेपिस्ट, ठीक है। ये अब देखिए, ये जो है वो एसोसिएटिव स्टेज में है, पहले उसको बता दिया कि बॉल को ऐसे पकड़ना है, फिर इस तरह से आपने इसको जो है वो बॉल को हिट करना है। तो अब वो जो है बच्चा जो इसके लिए एसोसिएटिव स्टेज में है और लर्न कर रहा है, और उसका जो ट्रेनर है वो उसको बता रहा है कि यहाँ पे ऐसे नहीं, ऐसे करो। ओके जी, लास्ट स्टेज इज द ऑटोनोमस स्टेज या ऑटोमेटिक स्टेज। इसमें क्या होता है जी, मूवमेंट्स आर ऑटोमेटिक इन दिस फाइनल स्टेज ऑफ लर्निंग, द पेशेंट डज नॉट हैव टू पे अटेंशन, ठीक है। अब आपने देखा है कि कुछ लोग जो है वो चाय भी पी रहे होते हैं और साथ जो है वो अपनी एक्टिविटी भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो इसमें टास्क डिसजॉइंटेड हो जाता है, म्यूजिक सुना भी जा रहा है और आप अपना जो है वो टास्क कर भी रहे हो। तो ये जो है जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो, तो जब आप इस स्टेज में ऑटोमेटिक मूवमेंट्स परफॉर्म करना शुरू कर देता है आपका बॉडी, तो फिर ये ऑटोमेटिक स्टेज हो जाती है। मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे वो आप 3 बॉल्स को जो है वो फेंक रहे हो और उसको कैच कर रहे हो, उसमें पहले आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जब वो ऑटोमेटिक हो जाती है आप बेक उस साइड पे रहे होते हो और उसको परफॉर्म कर रहे होते हो। तो यो दिस इज द ऑटोनोमस स्टेज, ठीक है। इसमें क्या है, द पेशेंट डज नॉट हैव एनी अटेंशन, ठीक है, एंड पेशेंट इजीली अडेप्ट टू वेरिएशन, ठीक है। लिटिल इफ एनी इंस्ट्रक्शन गोज ऑन
in this phase of learning unless the patient encounter an occurrence of symptoms of other problem. तो इसमें बहुत कम जरूरत पड़ती है कि पेशेंट की कोई प्रॉब्लम आ गई या नई कोई सिम्टम ऐड हो गई है तो फिर हमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है, अदरवाइज मूवमेंट जो है वो ऑटोमेटिक होती है और रिदम के साथ होती है, उसमें कोई चेंज की जरूरत नहीं होती। In fact, most patients are discharged before reaching this stage of learning. ठीक है, इस स्टेज पे पहुंचने से पहले ही पेशेंट को आप कह देते हो अब आप ठीक हो गए हो, घर जाके इसकी प्रैक्टिस करना है। अब ये कंपैरिजन है, ये फिट्स की समरी है जो कि उन्होंने बताया कि इन स्टेजेस में क्या क्या चेंजेस, आप क्या क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉग्निटिव स्टेज में यू कैन सी आल्सो नोन एज वर्बल मोटर, आप वर्बल मोटर जो फीडबैक दे रहे हो। ठीक है, इसमें क्या करता है ब्रेन हमारा, गैदरिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, और क्या होता है, लार्ज गेन्स होते हैं, सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे होती है हमें। ठीक है, नॉलेज हम गेन करते हैं। एसोसिएटिव स्टेज क्या है, पुटिंग एक्शन टुगेदर, हम एक्शन की तरफ आते हैं, दिस इज अ मोटर स्टेज। और इसमें क्या होता है कि इतनी ज्यादा बस लर्निंग नहीं हो रही लेकिन हम उस टास्क को जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा लर्निंग किस स्टेज में हो रही है जी? कॉग्निटिव में। ओके, एट द एंड इज द ऑटोनोमस ऑटोमेटिक स्टेज, और इसमें क्या है, मच टाइम एंड द प्रैक्टिस, और इसमें परफॉर्मेंस सीन अनकॉन्शियस, ऑटोमेटिक एंड स्मूथ, और दिस इज एन ऑटोमेटिक स्टेज। ठीक है, और ये देखें यहाँ से आपको एक जो है वो ट्री मिल रहा है कि हम शुरू होते हैं कॉग्निटिव स्टेज से, मूव करते हैं एसोसिएटिव स्टेज की तरफ, एट द एंड देयर इज ऑटोनोमस स्टेज। और ये देखें कि टाइम के साथ साथ जो है वो हमारी स्केल मूव होती है, स्केल इंप्रूव होती है और हम ऑटोनोमस मूवमेंट्स की तरफ जाते हैं। यहाँ पे भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि बच्चे जो है वो बिगनर्स होते हैं और जैसे जैसे उनकी एज इंक्रीज होती है एसोसिएटिव स्टेज की तरफ जाते हैं और एट द एंड दे बिकम द एक्सपर्ट एंड ऑटोनोमस स्टेज में वो चले जाते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द वेरिएबल दैट इन्फ्लुएंस द मोटर लर्निंग। ठीक है जी, तो वो कौन कौन से फैक्टर है जो कि मोटर लर्निंग पे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये आपको कुछ फैक्टर्स मिल रहे हैं। नंबर 1 इज द प्री प्रैक्टिस कंसिडरेशंस, यानी कि प्रैक्टिस से पहले की कुछ चीजें हैं, और फिर प्रैक्टिस है, आपको पता है जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा मोटर लर्निंग होगी। और एक है फीडबैक। ठीक है जी, फीडबैक को कौन एक्सप्लेन करेगा, फीडबैक क्या होता है? सर जब हम कोई एक्शन मतलब करते हैं अप्लाई तो उसका रिएक्शन रिस्पॉन्ड होता है, आगे से पेशेंट या कोई भी करते हैं तो उसका रिस्पॉन्ड जो होता है, रिएक्शन आगे से आता है, वो फीडबैक होता है। राइट, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आपने जो है वो कोई क्वेश्चन जो है वो ऑनलाइन सॉल्व करने हैं, तो आपको ये बताया गया कि जब भी आपका क्वेश्चन गलत होगा तो एक बीप आपको सुनाई देगी। ठीक है, तो आप उस बीप पे अपना जो है वो आंसर करेक्ट कर सकते हो। तो जब भी बीप ऑन होगी ऑटोमेटिकली वो क्या होगी, फीडबैक, और वो आपको बता देगी कि हाँ ये गलती यहाँ पे है और ये हमने करेक्ट करना है। ठीक है जी, तो ये कुछ प्री प्रैक्टिस कंसिडरेशन है। पेशेंट अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि बात हो गई है कि पेशेंट की कॉग्निशन अच्छी है तो उसकी जो है वो मोटर लर्निंग ज़्यादा होगी। अटेंशन, अगर आप अटेंशन ज़्यादा दोगे और आपको एनवायरनमेंट से कम डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगी तो जो है वो मोटर लर्निंग ज़्यादा होगी। हाँ जी, इंस्ट्रक्टर कैसा है आपका? इंस्ट्रक्टर जो है वो आपके साथ जो है वो कितना अच्छा से जो है वो किसी भी एक्शन को पहले एक्सप्लेन करता है। ठीक है, और डिमॉन्स्ट्रेशन, अगर आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट करके बता दिया जाए तो भी लर्निंग ज़्यादा होगी। प्री प्रैक्टिस वर्बल इंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, यानी कि कितना अच्छा आप वर्बली जो है वो किसी को कोई एक्शन जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हो। प्रैक्टिस को हम नेक्स्ट टाइम जो है वो डिस्कस करेंगे।